Dear aspirants of TGT, PGT, English Literature for DSSB, KVS, NVS, and all the exams. I am here with a series of a few questions important for TGT or PGT English exam. So let's start the video. The first question is select the most appropriate verb to fill in the blank. He used to visit the library every week, but he blank space now. The given options are has rarely come, rarely comes, is rarely coming. You have to guess the correct answer, and the correct answer is correct answer है आपका rarely comes. Now I'll explain how this is the correct answer. He used to visit the library every week. देखिए ये जो एवरी वीक होता है ना, एवरी वीक, वैसे तो ये प्रेजेंट का इंडिकेटर होता है, लेकिन पास्ट हैबिट शो करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। तो जब ये पहला सेंटेंस आपका हैबिट वाला है, पहला सेंटेंस जो ये है आपका, ये हैबिट वाला है, ही यूज टू विजिट द लाइब्रेरी एवरी वीक। और ये जो नाउ है, नाउ जो है ना वो रेफर कर रहा है आपका प्रेजेंट को। नाउ किसको रेफर कर रहा है? प्रेजेंट को रेफर कर रहा है। तो हम प्रेजेंट हैबिट की बात करेंगे, और प्रेजेंट हैबिट को डिनोट करने के लिए प्रेजेंट हैबिट को जब हमें डिनोट करना होता है तो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। इसलिए अब सिंपल प्रेजेंट वाला ऑप्शन है हमारा रेयरली कम्स। वैसे भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे रेयरली है, तो रेयरली का जो यूज है वो सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। रेयरली है, नेवर है, ऑलवेज है, क्योंकि ये हैबिट को डिनोट करते हैं। और नाउ प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, बात हैबिट की चल रही है, तो ये हो जाएगा आपका रेयरली कम्स, कि वो लाइब्रेरी एवरी वीक जाया करता था, लेकिन अब कभी कभार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी of the pronunciation of a particular language within a specific language tradition called? Phonetics, phonology, orthoepy, accent. You have to guess the correct answer, and the correct answer is phonology. देखिए, द स्टडी ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का जो स्टडी हम करते हैं ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज विद इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज ट्रेडिशन, उसको फोनोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। और फोनोलॉजी के अंदर ही फोनेटिक्स आ जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फोनोलॉजी। फोनो का मतलब साउंड होता है, फोनो का जो मतलब होता है वो होता है साउंड। फोनो का मतलब होता है साउंड, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका फोनोलॉजी। और लॉजी एक रूट वर्ड है। लॉजी रूट वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है स्टडी, स्टडी। इसका आंसर आपका था फोनोलॉजी। लेट्स हैव अ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, what brings the differences between academic or business writing or regional uses of English? रीजनल यूजेस ऑफ इंग्लिश, कौन सी ऐसी चीज है जो डिफरेंस लेके आती है एकेडमिक और बिजनेस राइटिंग के बीच, या जो रीजनल यूजेस हैं इंग्लिश के उसके बीच? द गिवन ऑप्शंस आर फ्लेक्सिबिलिटी इन द यूज ऑफ लैंग्वेज, स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, रूल्स ऑफ लैंग्वेज, objectivity in the use of language. You have to guess the correct answer, and the correct answer is style of language. स्टाइल शैली को कहते हैं, द वे ऑफ राइटिंग,
and the way of using words from particular diction. तो जो किसी भी लैंग्वेज की एक स्टाइल होती है, भाषा शैली होती है, बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। बिजनेस राइटिंग है, उसकी एक अलग एक भाषा शैली होती है, और जो रीजनल यूजेज होते हैं वो अलग होती है। इनफॉर्मल वे ऑफ स्टाइल होता है, वो अलग होता है। तो स्टाइल ऑफ लैंग्वेज मैटर करता है। कोई भी राइटर होता है तो हम कहते हैं कि उसकी स्टाइल कैसी है। जैसे इंग्लिश लिटरेचर में जो जॉन मिल्टन हुए हैं, जैकोबियन पोइट थे, काफी फेमस। तो उनकी जो स्टाइल थी, काफी बॉम्बेस्टिक, लैटिन, ग्रीक, इस तरह के वर्ड वो यूज करते थे। और जो एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट आपके विलियम शेक्सपियर हुए, वो वर्ड्स को क्वाइन कर देते थे। तो सबकी अपनी एक स्टाइल होती है। बिजनेस और एकेडमिक राइटिंग और रीजनल यूजेस ऑफ इंग्लिश, इनमें डिफरेंस कौन लाता है? स्टाइल ऑफ लैंग्वेज। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14. In which famous poem do the given lines appear? I saw a rose bud open in this morn. I'll swear the blessing morning opened not more fair. तो कई बार एग्जाम्स में क्या होता है, कुछ लाइंस दे दी जाती हैं, और लाइंस देके जो है ना, हमें उसका आंसर बताना होता है कि वो फेमस लाइंस इन विच फेमस पोएम, किस फेमस पोएम में आती हैं। तो जो दिए गए ऑप्शंस हैं, दैट आर एंड्रयू मार्वेल्स टू हिज कोय मिस्ट्रेस, बड़ी फेमस पोएम है एंड्रयू मार्वेल की है, टू हिज कोय मिस्ट्रेस। अब्राहम कॉलेज द स्प्रिंग, जॉन डंस द गुड मोरो, सैमुअल जॉनसन्स द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। तो देखिए, जब आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो, तो जो क्वेश्चन है उसके आंसर को तो जानो ही, साथ में जो ऑप्शंस में जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप जाने। तो जो भी ये वर्क्स दिए गए हैं, जैसे टू ईच कॉय मिस्ट्रेस है, द स्प्रिंग है, द गुड मोरो है, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस है, ये आपको पता होना चाहिए कि इनके ऑथर या पोइट कौन है। ये हमारे मेटाफिजिकल पोइट हैं। एंड्रयू मार्वेल है, ये मेटाफिजिकल पोइट हैं। अब्राहम कॉले, ये भी मेटाफिजिकल पोइट हैं। जॉन डन, ये भी मेटाफिजिकल पोइट हैं। ये तीनों ही मेटाफिजिकल पोइट हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी से बिलोंग करते हैं। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर में एक एज हुई थी जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी। और अलेक्जेंडर पोप की डेथ के बाद ये स्टार्ट होती है 1745 टू द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड 1798 तक, एज ऑफ सेंसिबिलिटी से बोलते हैं। तो ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन उसमें हुए हैं। अब ये बात हो रही है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो ये लाइन ली गई हैं अब्राहम कॉले की द स्प्रिंग से। अब्राहम कॉले की द स्प्रिंग, आई सॉ ए रोज, स्प्रिंग, स्प्रिंग बसंत आ गया, कुछ चीजें हम गेस भी कर सकते हैं। रोज की बात आ रही है। बर्ड ओपन दिस मॉर्न, इस मॉर्न उसको खिलते हुए हमने देखा, रोज को। तो कुछ हमें गेस वर्क भी कर लेना चाहिए। द स्प्रिंग, इसका आंसर हो जाएगा द स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज विलियम वर्ड्सवर्थ ओपिनियन अबाउट पोएटिक डिक्शन? पोएटिक डिक्शन का मतलब है कि पोएट्री में कैसे वर्ड्स यूज होने चाहिए, पोएट्री की कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, इसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ की क्या ओपिनियन थी। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेट नेचर पोइट बिलोंगिंग टू रोमांटिक era of English literature. So the given options are: there is an essential difference between the language of prose and metrical composition and operative language for poetry. Third option is the richest treasure that our wit affords. Fourth option, a language near to the language of man. You have to guess the correct answer, and the correct answer is a language near to the language of man. विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना था कि जो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, पोइट्री की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए दैट मे बी अंडरस्टूड बाई कॉमन मैन। बट
वो अपनी इस बात को खुद ही फॉलो नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने जैसे ओड टू इमोर्टैलिटी जैसे जो वर्क लिखे, उनमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो गई थी। उनका कहना यही था कि ये लैंग्वेज नियर टू द लैंग्वेज ऑफ मैन, नियर टू द लैंग्वेज ऑफ मैन ऐसी होनी चाहिए। अब ये जो लाइन पहले दी है कि देयर इज एन एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कॉम्पोजिशन, की डिफरेंस होता है, जबकि वर्ड्सवर्थ का मानना था कि देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नॉट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कॉम्पोजिशन, ऐसा उन्होंने कहा था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो प्रीफेस लिखी थी, प्रीफेस, और किसकी प्रीफेस लिखी थी? प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड जो उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कॉम्पोजिशन, और नो वर्ड इसमें लगा नहीं है, इसलिए सारे ऑप्शन कैंसिल हुए हमारे। आंसर है 4। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग poems is an elegy on Abraham Lincoln? The given options are Emily Dickinson's Success is Counted Sweetest, Success is Counted Sweetest, Sweetest और होना चाहिए था इसमें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेंडिंग बॉल, वॉल्ट विटमैन ओ कैप्टन, माई कैप्टन, लैंगस्टन ह्यूज आई टू। तो ये जो पॉइंट्स दी गई हैं, इनमें से ये बताना है कि एलिजी कौन सी है जो अब्राहम लिंकन की डेथ पे लिखी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एलिजी। तो जो एलिजी होती है, एलिजी, एलिजी का मतलब होता है अ पोम lamenting, a poem lamenting the death of somebody, lamenting the death of somebody, किसी की डेथ पे जो विलाप करते हैं, शोक करते हैं, ऐसी पोएम को एलिजी कहते हैं, शोक कविता कह देते हैं। तो वॉल्ट विटमैन ने ये लिखी थी ओ कैप्टन माई कैप्टन, और ये बड़ी फेमस पोएम है अदर्स, बट जो आंसर है वो यही है। उसमें अब्राहम लिंकन की डेथ के बाद लिखी थी, और उनको एज ए कैप्टन एड्रेस किया था उन्होंने। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। हु इज कंसीडर्ड एज द प्राइम मूवर ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर? टी एस इलियट, and his complete name was Thomas Stiens Eliot, George Bernard Shaw, W. S. Auden, Walt Whitman. You have to guess the correct answer, and the correct answer is Walt Whitman. वॉल्ट विटमैन को प्राइम मूवर कहा था मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में मॉडर्निस्ट मूवमेंट को लाने वाले जो प्राइम थे, वॉल्ट विटमैन। और भी ये जो वर्क्स दिए गए हैं इनके, जैसे डब्ल्यू एच ऑर्डन है, इनकी बड़ी फेमस फेमस वर्क है, जैसे द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ द एज ऑफ एंजाइटी, ये ध्यान रखना है आपको। और द सील्ड ऑफ अक्लीज, द सील्ड द सील्ड ऑफ अक्लीज, ये डब्ल्यू एच ऑर्डन के फेमस वर्क हैं। और टी एस इलियट का तो दी वेस्टलैंड, दी वेस्टलैंड, मर्डर इन द कैथेड्रल, काफी फेमस है इनका, मर्डर इन द कैथेड्रल, ये काफी फेमस वर्क है इनका।
मर्डर इन द कैथेड्रल में जो मर्डर होता है जिस टेंस का, जिस सेंट का, उस सेंट का नाम था सेंट टॉमस बैकेट। सेंट टॉमस बैकेट, जिसकी श्राइन पे जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में पिलग्रिम्स थे वो जा रहे थे। जेफरी चौसर का बड़ा ही फेमस वर्क है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। उसमें पिलग्रिम्स जो थे वो सेंट टॉमस बैकेट की श्राइन पे जा रहे थे। इन्हीं सेंट का मर्डर होता है इसमें, मर्डर इन द कैथेड्रल। जीवी शाह की बात करें तो जीवी शाह के फेमस वर्क हैं मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन, पिगमेलियन, सेंट जॉन, पिगमेलियन, सेंट जॉन, और टीएस इलियट का तो द वेस्टलैंड बता ही दिया है। बोल्ट विटमैन का जो कलेक्शन ऑफ पोएम है वो है लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास, काफी फेमस है इनका ये लीव्स ऑफ ग्रास। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स रोट ड्यूरिंग द ऑगस्टन एज? ऑगस्टन एज में किसने लिखा? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑगस्टन एज का टाइम पीरियड क्या है। ये 1700 से लेकर के 1745 तक चला था ऑगस्टन एज आपका। जॉन ड्राइडन थे, ये रेस्टोरेशन प्लेराइट थे, और जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहते हैं जॉन ड्राइडन को, फादर या फाउंडर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। इन्होंने तो रेस्टोरेशन एज में लिखा। जैकोबियन जो थे, जैकोबियन जैकोबियन जो थे, ये जैकोबियन पोइट हैं जॉन मिल्टन, जैकोबियन पोइट हैं ये। ओलिवर गोल्ड स्मिथ जो हैं, ये इन्होंने जब लिखना शुरू किया उस समय ऑगस्टन एज खत्म हो गया था। इनके जो फेमस वर्क हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ के, क्योंकि ओलिवर गोल्ड स्मिथ का जो लाइफ स्पैन है, इनका इनका अपना जो लाइफ स्पैन है वो है 1728 से लेकर के 1774 तक। तो इन्होंने ऑगस्टन एज जब पार हो गया उसके बाद लिखा। अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप का जो लाइफ स्पैन है वो 1688, 1688 ही वॉज बोर्न एंड 1744 ही डाइड। और उनके डाई होने के बाद ही ऑगस्टन एज खत्म हो गया था, लगभग 1745 तक चलता है फिर। तो जो अलेक्जेंडर पोप हैं, अलेक्जेंडर पोप ने ही ऑगस्टन एज के ड्यूरिंग लिखा। तो 18 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप की अगर हम बात करते हैं तो काफी फेमस वर्क था इनका द रेप ऑफ द लॉक। ये काफी फेमस वर्क है इनका। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट जैसा एपिक लिखा, और जॉन ड्राइडन का जो क्रिटिसिज्म से रिलेटेड काफी फेमस वर्क है उसका नाम है एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। ये जॉन ड्राइडन का फेमस वर्क हो गया। Let's have a look at question number 19. Which of the following is not an example of a dystopian novel?
तो डिस्टोपियन नॉवल क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। डिस्टोपियन नॉवल में क्या होता है, एन इमेजिनरी प्लेस इन विच एवरीथिंग इज एज बैड एज पॉसिबल। एक इमेजिनरी प्लेस होता है। डिस्टोपिया क्या होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी प्लेस जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी प्लेस होता है वो। दूसरी बात, उसमें एज जो थिंग्स होती हैं एज बैड एज पॉसिबल, जितनी बुरी हो सकती हैं उतनी होती हैं, इसको बोलते हैं डिस्टोपिया। और डिस्टोपिया का उल्टा होता है यूटोपिया। यूटोपिया भी इमेजिनरी प्लेस होता है, उसमें थिंग्स ऐसे होती हैं एज गुड एज पॉसिबल। यूटोपिया को रामराज कह सकते हैं, डिस्टोपिया एक तरह से बहुत बुरा समय। तो इनमें से डिस्टोपिया का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ये बताना है आपको। डिस्टोपिया का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका आंसर है, फर्स्ट you guess the answer and then I will tell you the correct answer. The correct answer is men like gods. H.G. Wells, H.G. Wells ने ये लिखा है men like gods। और men like god ये क्या है, एक साइंटिफिक फैंटेसी है, ये एक साइंटिफिक फैंटेसी है। और ये यूटोपिया है, मतलब इसमें अच्छी अच्छी चीजें दिखाई गई हैं, ये एक यूटोपिया है। एच जी वेल्स काफी फेमस हैं, द इनविजिबल मैन भी लिखा है इन्होंने, एक नॉवल एच जी वेल्स ने। साइंस फिक्शन के लिए जाने जाते हैं। और ऊपर जितने भी ये वर्क दिए गए हैं, एटलस श्रिगेड बाय इयन रैंड, ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय एल्डस हक्सले, द हैंडमेड्स टेल बाय मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड ये कैनेडियन राइटर हैं, कैनेडियन राइटर हैं ये, क्योंकि कई बार नेशनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मार्गरेट एटवुड के बारे में। आंसर हो गया इसका आपका 4। मैन लाइक गॉड जो है ये एच जी वेल्स का है और ये यूटोपिया है। ऊपर के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं वो डिस्टोपिया हैं। और इसमें एक इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो एल्डस हक्स ने लिखा था, इसका जो टाइटल है वो दी टेम्पेस्ट, दी टेम्पेस्ट एक ड्रामेटिक रोमांस है विलियम शेक्सपियर का, वहां से इसका टाइटल लिया गया है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। एक्ट 5 सीन 1, एक्ट 5 सीन 1 में जो मिरांडा की स्पीच है, मिरांडा इज द हीरोइन ऑफ द टेम्पेस्ट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, वहां से इसको लिया गया है, मिरांडाज स्पीच। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। टू whom does Michael Henchard, a character in Thomas Hardy's The Mayor of Casterbridge, sell his wife and daughter? टॉमस हार्डी का ये है, और टॉमस हार्डी जो हैं ये विक्टोरियन एज के नॉवलिस्ट हैं, मॉडर्न एज में भी लिखा है इन्होंने। और काफी ज्यादा इनको पेसिमिस्टिक माना जाता है। जैसे अगर ऑप्टिमिस्टिक की जब बात होती है तो नाम आता है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, ऑप्टिमिस्टिक की जब बात होती है तो नाम आता है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। और पेसिमिस्ट की बात जब होती है, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, जो डार्कर साइड ऑफ लाइफ को देखता है, तो टॉमस हार्डी की बात होती है। तो इनका एक नॉवल है द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज, उसमें जो मेन कैरेक्टर हैं माइकल हेंचार्ड, वो अपनी वाइफ और डॉटर को किसे सेल करते हैं, टू द मेयर ऑफ द टाउन, टू द फ्रूटी सेलर, टू अ लैंडलॉर्ड ऑफ द टाउन, टू अ पासिंग सेलर। द करेक्ट आंसर इज टू अ पासिंग सेलर। टू अ पासिंग सेलर, एक पासिंग सेलर को वो सेल कर देते हैं।
उनकी वाइफ जो सुसान और एलिजाबेथ जेन, उनको वो सेल करते हैं पासिंग सेलर को 5 गिनीज में। और बड़ी फेमस लाइंस जो हैं वो इसी में आती हैं। हैप्पीनेस हैप्पीनेस इज एन अकेजनल एपिसोड। हैप्पीनेस इज एन occasional episode in the general drama of pain. In the general drama of pain. अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ये लाइन किस नॉवल से ली गई है, मेयर ऑफ कैस्टरविच से ली गई है, और किस राइटर की ये लाइंस हैं, तो ये टॉमस हार्डी की लाइंस हैं। So dear students, in this series, I discussed 10 questions of literature. Please keep watching, like, share, comment, and subscribe the channel so that you may receive all the notifications of new videos. Thank you. Have a nice day.